हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन सुपर स्टार ट्यूटोरियल। माय नेम इज आफ्ताब आलम और आज हम क्लास 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, इस चैप्टर का क्या नाम होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, समांतर श्रेणी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट में एपी कहते हैं, एपी। ओके, ये क्लास 10th मैथ का लेसन 5 है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि सीक्वेंस क्या होता है, यानी कि अनुक्रम। और जब अनुक्रम समझ में आ जाए तो सीरीज क्या होता है, यानी कि श्रेणी। ये दो चीज़ें यदि समझ में आ गया तो एपी हमको समझ में आएगा। ओके, चलिए। और हाँ, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में लेसन 3 और 4 का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि इसमें लेसन 3 जो है हमको सिखाता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के 2 वेरिएबल लिनियर इक्वेशन में एक्स और वाई का वैल्यू कैसे हम निकालते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि लेसन 4 हमको सिखाता है द्विघात समीकरण कि हमको x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है जब स्क्वायर के फॉर्म में रहे तब। ओके, तो आप लोग लेसन 3 और 4 को जाकर पढ़ें अच्छे ढंग से, तब इस लेसन को पढ़ने की कोशिश करें। चलिए, तो सीक्वेंस क्या होता है? अनुक्रम और सीरीज। बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन वैसे ही बना रहता है, तो आप लोगों को देख कर ही समझ में आ रहा होगा कि क्या है। थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हम लोग कोई भी अनुक्रम हो तो उसके पहला जो टर्म होता है T1, T2, T3, T4, T5 डैश डैश देकर हम Tn तक जा सकते हैं। ओके, लास्ट टर्म को हम लोग Tn कहते हैं। इसको लास्ट टर्म यानी कि L से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देखिए, सीक्वेंस के लिए एक रूल होता है। कोई भी नंबर को आप इकट्ठा कर रहे हैं, क्या कर रहे जी? कोई बहुत सारे नंबर हैं, वो सारे नंबर को हम क्या किए? एकत्रित किए, एक सेट बनाए, एक श्रृंखला बनाए। लेकिन हाँ, याद रहे, वो नंबर को अरेंज कर रहे हैं, सजा रहे हैं, तो एक रूल पर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए, ताकि हमको अगला टर्म हमको आराम से मिल जाए। देखो तो यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। अगर हम चाहें इसका अगला टर्म निकालने के लिए तो आराम से निकाल सकते हैं। इसका अगला टर्म 12 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एक रूल पर सजा है, अरेंज हुआ है, एक 2 जोड़ने के बाद आ रहा है। कितने जोड़ने के बाद? 2। तो हम चाहें तो इसका नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। ओके, इसका नेक्स्ट टर्म नहीं निकाल सकते हैं, हम इसका भी नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। आप क्या किए? कोई भी नंबर लिया, 1 2 5 9, ओके, 15, ओके, 17, इस तरह से सजा दिए, तो ये हमारा सीक्वेंस नहीं होगा, ये हमारा अनुक्रम नहीं होगा। क्योंकि ये नंबर का तो अरेंज हुआ है, लिस्टिंग किए हैं, लेकिन कोई रूल पर नहीं किए हैं। हम तो मान चलो 1 के बाद 1 जोड़ने तो 2 आ गया। अब 2 के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या जोड़े हैं? 3 जोड़े हैं। और 5 में 4 जोड़े हैं। ओके, और 9 में 6 जोड़ दिए हैं। ओके, और फिर 15 में कितना? 2 जोड़े हैं, तो 17 आया। अब इसके बाद क्या जोड़ेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा। तो ये कोई रूल पर नहीं अरेंजिंग हुआ है। ओके, तो हमारा क्या होगा? सीक्वेंस नहीं होगा। सीक्वेंस कौन होगा? ये 3 में 3 जोड़े हैं तो 6 आया है, 6 में 3 जोड़े हैं तो 9 आया, 9 में 3 जोड़े हैं तो 12 आया, 12 में 3 जोड़े हैं तो 15 आया, 15 में 3 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट हमारा टर्म मिल जाएगा। क्या मिलेगा? तो हमारा 18 मिल जाएगा। और 18 में 3 जोड़ेंगे तो उसके बाद वाला टर्म हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ टर्म ऐसा है जिसको अरेंजिंग किए तो काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने टर्म है जी? 6। लेकिन क्या आप इसमें बता सकते हैं कितना टर्म है? 1 2 3 4 5, इसके बाद भी टर्म, दो डॉट डॉट बता रहे हैं हमारे पास, और भी टर्म है इसके बाद। तो जिस टर्म को हम काउंट कर ले उसको हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग फाइनाइट। क्या बोलेंगे? फाइनाइट। एक नाम देते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। ओके, फाइनाइट सीक्वेंस। इसको हिंदी में बोलेंगे तो परिमित अनुक्रम। परिमित अनुक्रम। ओके, समझ में आ रहा है? परिमित अनुक्रम। हमारे आवाज़ को आप लोग सुनने की कोशिश कीजिए, परिमित अनुक्रम। ओके, चलिए। और आप लोग इसको भी समझ ही गए होंगे कि अगर उसके टर्म को यदि हम काउंट न कर सके, उसके बाद भी और भी सारे टर्म हैं, ओके, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमित सीक्वेंस, यानी कि अपरिमित अनुक्रम। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये भी हमारा क्या है? अपरिमित है। ये भी हमारा क्या है? अपरिमित है। ये भी हमारा, देखिए, ये भी हमारा रूल पे है। ये डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज में तो घटते जा रहा है। 23 के बाद 20, 20 के बाद 17, 17 के बाद 14, 14 के बाद कितना हुआ? 11। अरे समझ लो जी, इसमें क्या हो रहा है? 3 3 घटते जा रहा है। तो कोई भी नंबर का आप लिस्टिंग कर रहे हैं तो या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, यानी कि या तो बढ़ेगा या तो घटेगा।
लेकिन हाँ एक रूल पे, ऐसा नहीं कि किसी तरीके से आप लिख दिए। यहाँ पे देखिए 1 के स्क्वायर हुआ है तो 1 होगा, यहाँ पर 2 के स्क्वायर 4, यहाँ पर 3 के स्क्वायर 9, यहाँ पर 4 के स्क्वायर 16, यहाँ पर 5 के स्क्वायर 25। तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद वाला जो टर्म होगा वो 6 के स्क्वायर होगा, उसके बाद वाला जो टर्म होगा 7 का। यानी कि हमको एक रूल मिल जा रहा है कि यहाँ पर n का स्क्वायर किया गया है, n का स्क्वायर। n का वैल्यू आप नंबर ले सकते हो 1 2 3, यानी कि 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9। ओके, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये 2 का पावर 1 है, 2 का पावर n का एक नंबर का सीक्वेंस बना हुआ है, ठीक है ना। 2 का पावर 1 है तो 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 कितना होगा 64। समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद भी टर्म बढ़ सकता है। तो आप लोग क्या कंक्लूजन लेके आ रहे हैं कि कोई भी नंबर का लिस्टिंग यदि हम एक सिस्टमेटिक तरीके से कर दें, जो एक रूल के ऊपर बेस्ड हो, एक रूल के ऊपर आधारित हो, तो वैसे नंबर का अरेंजमेंट है क्या कहता है, सीक्वेंस कहता है। अब चले कोई भी सीक्वेंस आप लीजिए, इसको ऐड करके लिख दीजिए, क्या करके लिख दीजिए, जोड़ करके लिख दीजिए, तो उसको क्या कहेंगे, सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीरीज। ओके, यानी कि श्रेणी। समझ में आ रहा है ना। जैसे यहाँ पर T1 T2 T3 T4 T5 डेडस, यानी कि डेडट हम लोग n तक ले चले हैं, और लेकिन सेपरेट है कामा द्वारा, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये सब सीरीज है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए, अब हमको ये पता चल गया कि हमारा अनुक्रम क्या है और श्रेणी क्या है। ओके, यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट बातें लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ सीखिए। देखिए, तो ये भी हमारा 2 तरीके हो सकता है। अगर नंबर हमारा काउंट किया जा सकता है तो हमारा क्या हो जाएगा, परिमित, क्या कहलाएगा, परिमित श्रेणी, यानी कि हमारा फाइनाइट सीरीज। और अगर वो डट डट करके छोड़ दो, क्या हो जाएगा, अपरिमित श्रेणी, यानी कि इनफाइनाइट सीरीज। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब चलिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम S4 निकाले हैं। S4 निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 4 को टर्म लेंगे, जोड़ देंगे, T1 प्लस T2 प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, वहाँ तक। अगर हम कहेंगे S3, चलो यहाँ पर S का मतलब समझते हैं। S का मतलब होता है सम ऑफ nth टर्म। क्या समझे, सम ऑफ nth टर्म, यानी कि n पदों का सम मतलब होता है योग, n पदों का योग। यहाँ पर n देते हैं, एस एन बराबर क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म, यानी कि अगर हम n पदों तक के जोड़ दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एस एन बोलेंगे। अब n के जब अगर हम 3 रख दे तो क्या बोला जाएगा जी, 3 पदों तक योग। अगर हम यहाँ पर 4 दे देते तो क्या पढ़ेंगे, 4 पदों का योग। तो यहाँ पर जो 4 लिखे हैं तो क्या करेंगे, 4 पद को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ दिए हैं। यहाँ पर क्या किया है जी, S3, तो यानी 3 पद तक जोड़ना है, T1 प्लस T2 प्लस T3, यहाँ पर किए हैं। अब हम क्या किए, S4 में से S3 को घटा दिए हैं, तो S4 का वैल्यू ये है और S3 का वैल्यू ये है, घटाओ। तो घटाएंगे तो यहाँ माइनस माइनस माइनस, तो T1 में से T1 जाएगा कैंसिल, 0 हो जाएगा, T2 में से T2 जाएगा 0, T3 में से T3 जाएगा 0, 7 है ना जी नंबर, तो क्या बच जाएगा, T4। तो यहाँ पर आप देख लिए, इसी को हम नंबर पर चेक करते हैं। T यानी कि S4 निकालिए, तो S4 के 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 यहाँ तक गए हैं। S3 निकालना है, 2 प्लस 4 प्लस 6, घटाओ। घटाएंगे तो क्या होगा, इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, और इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 12। घटाओ तो 12 में यानी कि 20 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा कि नहीं है। 8 जो है कौन सा टर्म है, पहला कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा, चौथा है, क्या है, चौथा। तो चौथा टर्म निकालने के लिए अगर हमको T4 चाहिए तो S4 में से किसको घटाना पड़ेगा, जस्ट इसके पहले वाला टर्म को घटाना पड़ेगा। चलिए आप बताइए कि अगर T5 निकालना होगा तो कितना सम में से घटाना पड़ेगा, S5 माइनस S4। अगर T7 निकालना है तो किस में घटाना पड़ेगा, S7 माइनस S6। अगर उसी तरह से Tn निकालना है तो कितने में से घटाना पड़ेगा, Sn माइनस Sn माइनस 1n, एक कम। समझ में आ रहा है, तो एक फार्मूला हो गया। यानी कि Tn निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, Sn माइनस Sn माइनस 1। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn, यहाँ माइनस 1 करते हैं, वहाँ पर नहीं होगा, कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर n में से।
समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 में से 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 7 है तो 7 में से यहाँ पर घटेगा 1 तो 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अनुक्रम क्या होता है, श्रेणी क्या होता है, और खूब अच्छे ढंग से इसको बता दिए हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब चलिए सीक्वेंस जो पढ़े हैं यानी कि अनुक्रम पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाए। यहाँ पे देखिए Tn इक्वल टू 5n-2 दिया हुआ है और बोला है कि आप T1, T2, T3, T4 को निकालें। तो आप सिंपली अब इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए सीक्वेंस तो हम लोग सीख लिए हैं, सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा हिंट दे देंगे तो बाकी आप लोग क्वेश्चन जो है आप लोग जाकर कर सकते हैं। और हाँ, क्लास 11th में भी इसको पढ़ना है। आप लोग 11th क्लास के भी टच करेंगे तो ज़रूर क्वेश्चन बनेगा। आइए देखते हैं। तो बोला T1, T2, T3, T4 निकालिए और यहाँ पर कंडीशन दे चुका है। ओके, तो T1 पहले सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में लिखेंगे T n के जगह 1 रखेंगे तो 5 इंटू जहाँ n है वहाँ पर 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो 5 1 5 और -2 तो T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 से 2 गया 3। ओके, T1 निकल गया। T2 निकल गया। T2 के लिए क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला है 5 - 2 और -2 तो 5 - 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसी तरह से T3 निकालेंगे। T3 निकालेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू 3 - 2 5 3 15 -2 यानी कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 13 यानी 13। उसी तरह से T4 निकाल सकते हैं। T4 कैसे निकालेंगे, तो 5 इंटू 4 और -2 यानी कि 20 - 2 यानी कि 18। समझ में आ रहा है, बाउंस कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा T1 इतना, T2 हमारा इतना आ गया, T3 13 हो गया और T4 18 हो गया। उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि बोला है T1, T2, T3, T4 निकाले। ओके, तो आप दिमाग लगाइए, यहाँ पर T1 दे चुका है तो T1 निकालने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर कंडीशन दिया भी है कि n का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए और हमारा यहाँ पर मेन कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो Tn इक्वल टू सवाल क्या दिया है, Tn - 1 और +1। चलिए हम क्या करते हैं, n के जगह 2 रख देते हैं क्योंकि बोल रहा है कि n का वैल्यू 1 से बड़ा रखना है तो बड़े में रखाएंगे जी। और T1 ऑलरेडी दे चुका है तो 1 रखने से क्या फ़ायदा, कुछ नहीं है। चलिए तो T 2 - 1 और +1 तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा और +1। तो T1 का वैल्यू कितना है, 5 है तो 5 रख दो, 5 + 1 कितना जाएगा 6। समझ में आ रहा है, बाउंस कर रहा है। उसी तरीके से आप लोग T3 निकालिए तो T3 के लिए 3 - 1 और +1 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और +1। समझ में आ रहा है ना। और T2 तो हमारा ऑलरेडी निकल के आ गया 6 और +1 7। समझ में आ रहा है। चलिए T4 निकाल के चेक कीजिए तो T4 के लिए T4 - 1 और +1। चलिए T यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4 में से 1 T3 हो जाएगा +1। और T3 का वैल्यू कितना आया है जी, T3 का वैल्यू हमारा आया 7 रखिए +1 यानी कि 8। समझ में आ गया। इस तरीके से हमारा T1 5 दिया है, T2 6 और 7 8 आ गया। तो इससे रिलेटेड आप लोगों के बुक में बहुत सारे क्वेश्चन देगा, आप लोग उसको सॉल्व कीजिए। हो सकता है कि बट्टा पर जोड़ घटा गुणा भाग पर भी दे। ओके, तो आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। ओके, तो चलिए सीक्वेंस में किसी प्रकार की दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ, उसी तरीके से एपी में भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर का मतलब होता है समान अंतर। आप लोग एपी समझने के लिए आप लोग कोई भी सीक्वेंस लीजिए, कोई भी आप लोग अनुक्रम लीजिए। आप लोगों को 4 अनुक्रम दिए थे। ओके, कोई भी अनुक्रम लीजिए और उसके 2 पद को घटाने की कोशिश कीजिए। घटाइए, कितना आ रहा है, 2 का अंतर। कितना का हो रहा है, 2। यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 2 का अंतर। यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का अंतर, यहाँ पर भी 2 का अंतर, यानी कि समान अंतर है। क्या जी, हर 2 पदों के बीच का अंतर क्या है, समान है। इसलिए इसका नाम हम लोग रख दिए समांतर। आइए, एक प्रकार श्रेणी हो रहा है यानी कि एक प्रकार का हमारा प्रोग्रेशन हो रहा है। ओके, तो इसको क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए
कि जो समान अंतर आ रहा है दो पदों के बीच में, जो समान हो रहा है, इसी को हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सार्व अंतर। ओके, ये फिक्स्ड नंबर जो है हमारा, जो कांस्टेंट नंबर है, जो बार बार ऐड करने पर नेक्स्ट आ रहा है, उसको हम क्या कहें? सार्व अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस। क्या नाम देंगे? कॉमन डिफरेंस। ओके, इसको शॉर्टकट में हम लोग CD बोलते हैं, या केवल और केवल D, या केवल D। ओके, तो आप लोग D ही केवल लिखेंगे। D से पता चल जाएगा कि किसी AP के दो पदों के बीच का अंतर है। क्या है जी? अंतर। और हमेशा क्या चाहिए? बराबर चाहिए। तो AP का जो टर्म होता है वो या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। तो जब इंक्रीज कर रहा है तब +2 यानी प्लस, देखो आ रहा समझ ना, +2। और यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है तो -3 से डिक्रीज कर रहा है। आ रहा समझ ना जी? -3 घटाने, यानी 3 घटाने पर क्या हो रहा है जी? यहाँ पर हमारा D का वैल्यू आ रहा है। तो D कभी भी निकालने के लिए आपको दूसरा टर्म में से पहला को घटाना पड़ेगा। 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 6 जाएगा 2। यहाँ पर देखिए 20 में से 23 घटेगा तो -3, 17 में से 20 घटेगा तो कितना होगा? -3, 14 में से 17 घटेगा तो कितना होगा? -3। देख पा रहे ना? तो कभी भी आप लोग दूसरा में से, यानी कि T2 में से T1 को घटाना पड़ेगा। यानी कि D निकालने के लिए T2 माइनस T1, यानी कि दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म। हाँ, आप लोग एक और बात याद रखिए कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि AP है तो इसको A1, A2, A3, A4, A5, A6 डडड AN द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप सिंपल T1, T2, T3, T4 ओके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और AN को लास्ट टर्म बोलते हैं, इसलिए L भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? तो कभी भी आपसे D पूछा जाए कॉमन डिफरेंस, तो क्या करेंगे? A2 माइनस A1। ओके, आप लोग दूसरा टर्म में से पहला घटा देंगे, या D बराबर A10 माइनस A9। ओके, यानी कि आप 10 ले रहे हैं तो जस्ट उसके पहले वाले टर्म को घटाना पड़ेगा। तो आप लोग कभी भी D निकालना होगा। क्या निकालना होगा? D, यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो आप लोग सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, या थर्ड टर्म में से सेकेंड घटाना पड़ेगा। यानी कि जो भी टर्म ले रहे हैं उसके जस्ट पहले वाले टर्म को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी घटाना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, D बराबर आप A3 में से किसको घटाएंगे? A2 को। D निकालने के लिए आप A4 में से, यानी कि चौथा टर्म में से किसको घटाएंगे? बोलो A3 को। उसी तरह से D निकालने के लिए अगर आप AN ले रहे हैं तो जस्ट यहाँ पर किसको घटाना पड़ेगा? AN माइनस 1 को। तो D का एक और फार्मूला हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सारे बच्चे इस फार्मूला को देखकर हरक जाते हैं, कोई बात नहीं है, यहाँ पर समझ लीजिएगा। यानी कि A4 है तो यानी कि AN की जगह 4 हो गया, माइनस A3 है यानी कि इससे से एक कम, यानी कि 4 माइनस 1, तो यहाँ पर N माइनस 1 है। समझ में आ रहा है ना? फिलहाल यहाँ पर अंक है इसलिए घटा कर यहाँ पर 3 लिख दिया है। यहाँ पर कोई अंक नहीं है, जब आप अंक रखिएगा तो बिल्कुल यहाँ पर निकाल सकते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? और हर जगह क्या होगा? D आएगा, कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर निकाल कर देख सकते हैं। A2 माइनस A1, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2, 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 6 जाएगा 2। अरे समझ ना, सब जगह D आएगा, कांस्टेंट आएगा। ओके, अब चलिए, जब D आप लोगों को निकल गया तो हमको इसमें बेसिक जो चीज़ें हैं, हमको फर्स्ट टर्म मालूम होनी चाहिए, लास्ट टर्म मालूम होनी चाहिए, और हमको D पता होनी चाहिए। तो हम N निकाल सकते हैं कि कितना नंबर पर टर्म आ रहा है। चलिए, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देंगे तो बहुत कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर होगा। ध्यान दीजिए, मान चलिए मेरे पास एक AP है 3, 8, 13, 18 ओके 23, 28 ऐसो 1। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर D निकाले तो D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। तो हमारे पास A2 कितना है? 8 है, और माइनस A1 कितना है? 3 है, तो कितना आया? 5। तो D का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया? 5। अब इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। D हमको पता चल गया और ये ऑलरेडी AP में है, तो हम एक यहाँ पर ओके, तो हम यहाँ पर एक ऐसा सीक्वेंस देखेंगे, तो हम यहाँ पर एक पैटर्न देखेंगे जो बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, सब में आप देखिए 3 ऐड हुआ है, सब में कोई ऐसा है जिसमें 3 नहीं है, है ना? यानी कि फर्स्ट टर्म 3 है,
3 रखे हैं तो 3 को 3 होता है फर्स्ट टर्म, यानी कि A1 हमेशा A होता है। ओके, जो रहेगा वही हमारा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए कि 3 है 3, अब यहाँ पर भी 3 है, इसी 3 यानी कि A की जगह 3 है। इस 8 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 3 + 1 × 5, तो 1 क्या है, तो आप यहाँ पर देखिए दूसरा टर्म है, तो दूसरा टर्म के लिए 1 कम, कितना कम, 1 कम। और क्या कर रहे हैं, D से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, D का वैल्यू 5 है ना, 5 से। A3 के लिए आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, A3 के लिए A तो रहबे करेगा प्लस, A3 है तो 2 यहाँ पर हो जाएगा, 1 ठो कम, प्लस इंटू D का वैल्यू कितना है 5। देखते जाइए, अब यहाँ पर समझ लीजिए कि A का वैल्यू 3, तो यानी कि हमेशा रखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस 3 × 5, क्योंकि चौथा निकाल रहे हैं, चौथा से 1 कम होनी चाहिए, क्योंकि 1 टर्म इसको और 3 इसको लेकर कितना हो जाएगा, 4 नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ पर भी है, फर्स्ट टर्म और प्लस 4 × 5, 4 क्यों रखे हैं, क्योंकि पांचवा टर्म निकाल रहे हैं तो 1 ठो उससे कम रहेगा। यहाँ पे देखिए 6 के लिए A6 के लिए 3 प्लस यहाँ पर 1 ठो कम हो गया है 5 × 5। उसी तरीके से आप लोगों को AN निकालना है, AN निकालना है तो A तो रहेगा, यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म तो रहेगा ना, फर्स्ट टर्म हमारा रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, 1 ठो कम, N से 1 ठो कम, और यहाँ पर क्या लग जाएगा 5, D का वैल्यू 5 है ना जी, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस 5 है, दो तो सब में 5 लगा हुआ है ना, देख पा रहे हो ना। और यहाँ पर क्या है, जो टर्म यहाँ पर निकालना है उससे 1 ठो यहाँ पर कम रहेगा, तो यहाँ पर 1 कम कर देना। अगर मान चलो फर्स्ट टर्म हमारा A है तो दूसरा टर्म क्या होगा, बोलो A + D, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई तो D होगा। तीसरा टर्म क्या होगा, A + 2D, तो 2 और D के जगह D हो गया। यहाँ पर A + 3D, यहाँ पर क्या होगा A + 4D, यहाँ पर क्या होगा A + 5D। अब आपका D के वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जो भी आप रखना चाहें, माइनस में प्लस में जो भी हो, वैसे डट करके हमारा क्या हो जाएगा, A + क्या हो जाएगा, A + n - 1 × D। समझ में आया। फिलहाल यहाँ पर A की जगह 3 है तो 3 रखें, अगर यहाँ पर A की जगह 5 आएगा तो 5 रखेंगे, और n के जगह जितना टर्म निकाले 7 आवा तो 7 में से 8D हो जाएगा ना। तो इस तरीके से हमारा an, यानी कि an के लिए एक फार्मूला मिल गया, क्या मिल गया, n = A + n - 1 × D। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा है ना। अगर हमको निकालना है कितना, 7वां टर्म, तो क्या लिखेंगे, A7 लिखेंगे, क्या लिखेंगे A7, A तो रहबे करेगा क्योंकि A का वैल्यू नहीं दिया है, अगर दिया रहता तो रख देते अंक, और यहाँ पर 7 - 1 × D कितना आ जाएगा, A + 6D। समझ में आ रहा है ना, यानी कि जस्ट इसके बाद होता है 6वां के बाद 7वां आता, ठीक है। तो आप लोगों को पहला टर्म निकालना चाहिए, दूसरा टर्म निकालना है, कितना, दूसरा A2, तो क्या करेंगे A + 2 - 1 × D, यानी कि A + 2 में से 1 ही बचेगा D, ठीक है। देखो तो आ जा रहा है ना दूसरा टर्म यहाँ पर। अब चलो आप लोगों के लिए ये फार्मूला यानी कि बन गया, और इस फार्मूला के हेल्प से आप लोग नेक्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं। आप लोग चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, an के लिए l हम करते हैं तो l = कितना हो जाएगा, A + n - 1 × D। समझ आ रहा ना, तो ये भी लिख सकते हैं आप, चाहे तो ये लिख सकते हैं, चाहे तो ये लिख सकते हैं। समझ में आ रहा ना जी। तो आप nth टर्म निकालने के लिए इस फार्मूला का अप्लाई कर सकते हैं। अगर 13वां पद निकालना है तो क्या करेंगे, A13 के लिए A + 12D, यानी कि ठीक 1 ठो कम होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको A और D का वैल्यू दिया रहे और जो टर्म निकालना है उसका नंबर दिया रहे, तो आप फटाक दे इस फार्मूला के हेल्प से निकाल सकते हैं। ओके, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। अब आइए, मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि दिए गए श्रेणी AP है या नहीं, यदि हैं तो 4 पद और निकालें। तो यहाँ पर देखिए एक अनुक्रम दिया हुआ है, टेस्ट करना कि AP है या नहीं। तो याद रखिए, टेस्ट करने के लिए आप लोग कभी भी A2 में से A1 घटाएंगे, अगर फिर आप A3 में से A2 को घटाए अब बराबर आ गया तो वो AP है, अदरवाइज नहीं। यानी कि आप लोगों को 3 टर्म लेकर चेक करना पड़ेगा। A2 में से आप लोगों को A1 घटाना है, ये A1 है, ये A2 है, ये 3 है, बस 3 टर्म से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो A2 में से A1 घटाएंगे तो कितना होगा, 3, कितना आएगा 3। और फिर A3 में से A2 घटाएंगे, यानी कि A3 में से A2 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। तो दोनों बराबर आ रहे हैं ना, तो AP में है। तो चलिए, तो A2 कितना है जी, 8 है, A1 कितना है, 5 है, बराबर होना चाहिए किसके, A3, यानी कि 11 और -8। तो देखो तो D का वैल्यू
सेम आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, AP है। AP मिल गया। अब चलिए आप लोग को कभी भी AP चेक करना हो तो आप लोग को इसी स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। A2 में से A1 बराबर A3 में से A2। इसी तरीके से आप लोग इसके चौथा यानी कि 4 टर्म और नेक्स्ट निकाल सकते हैं। तो 1 2 3 4 4 टर्म तो दिया हुआ है। ओके, आप लोग को नेक्स्ट टर्म निकालना है। तो इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना, तो 3 ऐड करते जाइएगा। इसमें 3 जोड़ेंगे तो 17 होगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 20 होगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 23 होगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 26 होगा। ये 4 नेक्स्ट टर्म हमको मिल गया। बहुत भारी है क्या? नहीं। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि AP का गुण है, और AP के यदि आप प्रॉपर्टीज को सीख लेते हैं तो आपसे बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा और आपका माइंड भी एक्टिव हो जाएगा AP के क्वेश्चन बनाते समय। देखो कैसे, अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी AP में समान नंबर को ऐड कीजिए, इक्वल नंबर को ऐड कीजिए, तो जो रिजल्ट मिलेगा क्या वो AP में होगा? तो देखो जोड़ रहे हैं, अगर इसमें हम 5 जोड़ते हैं, कोई नंबर आप लीजिए 5 जोड़िए, 5 से +5 कर रहे हैं, तो 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। इसी 5 को इसमें जोड़ेंगे तो 10 होगा, इसी 5 को इसमें जोड़ेंगे तो 12 होगा, इसी 5 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14। क्या ये AP है? तो यहाँ से कंक्लूजन निकल कर आता है कि अगर कोई AP के जो अनुक्रम है, सीक्वेंस है, उसमें सेम नंबर, इच टर्म में सेम नंबर जोड़े, हर एक टर्म में सेम नंबर को ऐड करे, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा क्या होगा, AP में होगा। ये भी दो का डिफरेंस है इसमें भी। अगर सेम नंबर डिफरेंस करे, अगर मान चलो इसमें से 2 घटा रहे हैं, कितना घटा रहे हैं, 2, कितना घटा रहे हैं, 2, तो घटाइए, तो 3 में से 2 जाएगा 1, 5 में से 2 जाएगा कितना होगा, 3, 7 में से 2 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7। बताइए AP में है कि नहीं? तो आप लोग लिख सकते हैं कि अगर किसी AP के अनुक्रम में सेम नंबर को ऐड करें, या अगर किसी AP के हर एक टर्म, हर एक पद में से सेम नंबर सब्सट्रैक्ट करे या सेम नंबर ऐड करे, ओके, यानी समान संख्या को जोड़े या घटाए, तो रिजल्ट जो मिलेगा वो भी हमारा क्या होगा, AP में ही होगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या AP में होगा? मान चलो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, तो मल्टीप्लाई करो, 2 तिहाई 6, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 9 दूना 18। बताइए AP में है? AP में है ना? अगर सेम नंबर से डिवाइड करेंगे ना तो वो भी हमारा जो रिजल्ट आएगा AP में ही होगा। समझ में आ रहा है ना? तो सेम नंबर ऐड कीजिए, सेम नंबर सब्सट्रैक्ट कीजिए, सेम नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, जो रिजल्ट मिलेगा, जो सीरीज बनेगा वो भी हमारा क्या होगा, AP में ही होगा। ओके, इस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए कैसे, अगर मान चले मेरे पास एक क्वेश्चन है B + C - A अपन A, फिर एक और क्वेश्चन देते हैं कि C + A - B बटा में B, और एक और देते हैं क्वेश्चन A + B - C बटा में C। ये हमारे पास AP है क्या जी? ये तीनों टर्म AP में है, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ AP में है। तो आपको 1/A, 1/B, 1/C प्रूव करना है, प्रूव्ड कीजिए। तो बताइए, ये टर्म को आपको 1/A करना है, इस टर्म को 1/B करना है, इस टर्म को 1/C करना है। कैसे होगा? तो इसको करने के लिए इसी स्टेटमेंट को आप फॉलो करना पड़ेगा। सेम नंबर को ऐड करो या सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, तो आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर इसमें सेम नंबर ऐड कर देंगे तो क्या हो रहा है, तो मान चलो हम इसमें सब में 2 जोड़ रहे हैं, कितने जोड़ रहे हैं, 2, B + C - A बटा में A, +2 कर दो, C + A - B बटा में B है तो +2 कर दो, फिर यहाँ पर कर दो, दिख रहा है आप लोग को, A + B - C बटा में C है, +2 कर दो, दिख रहा है यहाँ पर। तो सेम नंबर को आप ऐड करो। ओके, देख पा रहे हैं ना? अब आप ध्यान दीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो B + C और A से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो क्या हो जाएगा, -A +2 हो जाएगा अपन A। देख पा रहे हैं ना? फिर यहाँ पर C + A - B है, इस B से मल्टीप्लाई करो 2 में, तो 2B बटा में B, और यहाँ पर क्या होगा, A + B और -2C बटा में C। अब यहाँ पर सॉल्व किए हैं आप लोग, तो क्या आया, 2A में से A जाएगा तो A हो जाएगा A + B + C बटा में A। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2B में से एक B जाएगा तो B बचेगा, तो पहले A लिख दे, A + B + C बटा में B। यहाँ पर क्या होगा, 2C, यहाँ प्लस में आएगा, मिस्टेक हो चुका है ना जी, -C और +2C। ओके, तो 2C में से एक C जाएगा तो कितना होगा जी, A + B + C बटा में C। अब यहाँ पर देखिए सबके ऊपर A + B + C आएगा, A + B + C, A + B + C।
अगर सब में a प्लस बी प्लस सी से भाग कर दे तो क्या मिलेगा हमको, मिलेगा 1/a। क्लियर, देख रहे हैं ना। अगर इसमें a प्लस बी प्लस सी से भाग करेंगे तो वो कट जाएगा, क्या बचेगा 1/b। अगर इसमें a प्लस बी प्लस सी से भाग करेंगे तो क्या बचेगा 1/c। अब आप लोग देखिए प्रूव हो गया कि नहीं, प्रूव हो गया कि नहीं जी। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है। बोले सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। आप लोग को कोई एपी दिया रहेगा, उसका योग दिया रहेगा और गुणनफल दिया रहेगा। आप बोलेगा 2 पदों का योग इतना है और उसका गुणनफल इतना है, 3 पदों का योग इतना है और उसका गुणनफल इतना है, 4 पदों का योग इतना है उसका गुणनफल इतना है, यानी कि एड ऑफ 4 टर्म्स ऑफ एपी इज इतना एंड प्रोडक्ट ऑफ इतना, यानी कि उसका वैल्यू दिया रहेगा, प्रोडक्ट एंड सम दिया रहेगा। तो सबसे पहले वो चारों टर्म या तीनों टर्म या दोनों टर्म निकालना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए ध्यान से, अगर एपी के 2 पद निकालना है तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, एक a माइनस डी कर दीजिएगा, एक a प्लस डी कर दीजिएगा। समझ में आया, एक a माइनस डी और a प्लस डी। ध्यान दीजिए, अगर 2 बोला है, 2 केवल 2, तो 2 हमारा इवन नंबर है। कौन सा नंबर है, इवन। इवन मतलब हमारा सम संख्या है, तो इवन नंबर रहेगा तो 2 का डिफरेंस होना चाहिए। डी में कितना का डिफरेंस होना चाहिए, 2। देखो ये डी है, एक यहाँ पर है और इसमें से 2 को डी घटाएंगे तो इतना हो जाएगा। a प्लस डी में से कितना घटाना, 2 डी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना जाएगा a माइनस डी होगा। समझ में आ रहा ना जी। तो जब इवन होगा तो 2 का डिफरेंस और जब हमारा ऑड होगा तो 1 का डिफरेंस। अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। एपी के 3 पद निकालना है, तो जब एपी के आप लोगों को 3 पद निकालना है तो ये हमारा क्या है, ऑड है। क्या है जी, ऑड है, यानी कि विषम है, विषम। तो आप लोग याद रखिएगा, एक बीच में टर्म लेंगे a, क्या लेंगे a ले लिए, और उसके बाद एक d जोड़ देंगे तो a प्लस डी हो गया, और इसके बाद एगो a d घटा देंगे तो a माइनस डी। तो 1 का डिफरेंस हो रहा है ना, एक ही डी यहाँ पर जोड़े हैं और एक ही डी घटाए हैं। अब यहाँ पर देखिए एपी के 4 पद, तो एपी के 4 पद के लिए बीच में हम लोग का यानी कि कोई टर्म नहीं रहेगा, कि 2 को टर्म रहता है जी। तो 2 टर्म आप लोग यहाँ पर लिखे हैं ना, a माइनस डी एगो a प्लस डी, ये रख देंगे, ठीक है, 4 पद के लिए। अभी और 2 टर्म चाहिए तो इसमें 2 डी और जोड़ेंगे, इसमें 2 डी जोड़ दे तो कितना आएगा नेक्स्ट टर्म, a प्लस 3d। इसमें से 2 टर्म घटाएंगे, बैलेंस होने चाहिए दोनों ओर, इसमें से 2 टर्म घटाएंगे तो कितना होगा, a माइनस 3d। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये 4 टर्म हमारा हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि a प्लस डी और a प्लस 2d भी होनी चाहिए, ऐसा भी रहे। हाँ आप लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगा सॉल्व करने में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सम दिया है तो d से d कैंसिल हमारा हो जाएगा और a बचेगा, वहाँ पर a का वैल्यू निकालेंगे और जैसे a का वैल्यू निकलेगा हमारा d का वैल्यू भी निकल जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि 5वां टर्म के लिए क्या करना है। तो यहाँ पर ऑड है तो ऑड के लिए बीच में हमारा क्या रहेगा, एक a रहेगा, ठीक है। 2 गो टर्म इधर चाहिए, 2 गो टर्म इधर चाहिए, तो यहाँ पर क्या करें, a प्लस डी, नेक्स्ट a प्लस 2d, एक ही डी जोड़ना है क्योंकि यहाँ पर लिख दिया ऑड नंबर के लिए डिफरेंस कितना चाहिए, 1 का। इसके पहले आ जाओ a माइनस डी, ओके, एक और चाहिए ना, तो a माइनस बोलो a माइनस डी है तो इधर a माइनस 2d, तो 5 टर्म हो गया। इसी तरह से आप लोग को 6 टर्म भी निकाल सकते हैं, 7 टर्म भी निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिए कि क्या हम कह रहे हैं, ओके। ये टॉपिक को समझते हैं, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि nth टर्म फ्रॉम एंड, यानी कोई आप लोगों को एपी का सीक्वेंस दिया रहेगा, ठीक है, बोलेगा लास्ट से आप 5वां टर्म निकालिए या 6वां या 20वां निकालिए, ओके। तो क्या करेंगे आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले मान लीजिए कि जो a1 यानी कि जो हमारा एपी का पहला टर्म है a1 है, a2 है, a3, a4 है, a5, a6 और लास्ट हमारा क्या है, an है। इसको l द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला टर्म के लिए क्या लिखते थे, a लिखते थे, दूसरा के लिए a प्लस डी, तीसरा के लिए a प्लस 2d, तीसरा के लिए, चौथा के लिए a प्लस 3d। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ध्यान दीजिए इधर से, लेकिन डट डट अगर हम इधर से l चले तो यानी कि उधर से d घटते आएगा, तो l के लिए रहने दीजिए यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा, l माइनस डी, यहाँ पर क्या होगा, l माइनस 2d। आ रहा समझ में जी कि नहीं। यानी कि इधर से पहला टर्म l होगा, दूसरा क्या होगा, l माइनस डी, l माइनस 2d, चौथा क्या होगा, l माइनस 3d। समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान दीजिए,
अब हम कहेंगे लास्ट से, है ना, फ्रॉम इन, ओके, फर्स्ट टर्म कितना होगा जी, फर्स्ट टर्म यानी कि एल होगा। और एल के लिए क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो, एल के लिए आप लिख सकते हैं एल माइनस, क्या लिख सकते हैं, एल माइनस 1 इंटू डी। एक में से एक जगह क्या होगा, 0, और 0 में डी से होगा तो डी होगा, एल बचेगा, क्या बचेगा, एल। अब ध्यान दो, हम सेकेंड टर्म निकालते हैं, कौन सा टर्म, सेकेंड टर्म, कौन सा टर्म, सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारा एल माइनस डी हुआ, एल माइनस डी के लिए क्या लिख सकते हैं, एल माइनस, क्या लिख सकते हैं, 2 - 1 इंटू डी। 2 में से एक घटेगा तो एक होगा, एक घट तो यही आ जाएगा। अगर हम कहेंगे थर्ड टर्म, ओके, थर्ड टर्म के लिए क्या लिखेंगे, एल माइनस 2d। तो एल माइनस 2d के लिए एल माइनस यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 करना पड़ेगा, 3 में से एक घटेगा तब डी होगा। अरे समझे ना। उसी तरीके से हम बोलेंगे nth टर्म, कौन सा टर्म, nth टर्म फ्रॉम इंड। तो देखो एल सब में है कि नहीं, तो सब में एल कर देंगे, माइनस सब में है। और यहाँ पर जो टर्म को निकाल रहे हैं, सेकंड टर्म निकाल रहे हैं, तो सेकंड में से घट रहा है एक ठो, थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो थर्ड में से एक ठो घट रहा है। तो अब nth टर्म निकाल रहे हैं तो n में से एक घटेगा, इंटू डी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमारा फॉर्मूला हो गया इन टर्म से, तो यही हमारा nth टर्म फ्रॉम इन, यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। यानी कि उधर से हमारा लास्ट टर्म पता रहेगा, माइनस n में से एक घटा देंगे, जिस टर्म को निकाल बोलेगा 20वां टर्म, तो 20 में से एक घटा अनएचडी हो जाएगा। केवल लास्ट टर्म में से उतना टर्म को घटा लेना है और डी से मल्टीप्लाई कर देनी है। ओके, हाँ, आप लोगों का जो डी इधर से पॉजिटिव हो रहा था वही हमारा डी रहेगा। समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। ओके, अब हमारा जो टॉपिक है ये है सम ऑफ फाइनाइट टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि परिमित एपी के एन पदों का योग। तो एन पदों का योग मतलब इसमें कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद है। तो यहाँ पर लिखेंगे S10। समझ में आ रहा है कि नहीं। हमको S10 पदों का योग निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, S बराबर S10 निकालना है जी। S10 बराबर क्या कर लेते हैं, सबको जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे, अब जो हमारा टॉपिक है सम ऑफ फाइनाइट टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि परिमित एपी के एन पदों का योग। ओके, तो अब देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म है। हमको क्या करना है, 10 टर्म को ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, S10 लिखेंगे। ओके, और एन पदों का योग के लिए एन टर्म का एक यानी सम के लिए SN लिखेंगे। ठीक है, SN। तो अभी फिलहाल n की जगह 10 है। तो आप ध्यान दीजिए, इसको ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन आप लोग को एक मैजिक दिखा रहे हैं। S10 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो उधर से स्टार्ट कीजिए, 20 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 10 प्लस कितना हुआ, 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2। ओके, देख पा रहे ना। इसको जोड़िए क्या मिल रहा है। तो S10 I10 2S10, समझ में आ रहा है कि नहीं। 20 2 22 प्लस 18 4 22 प्लस 16 6 22 प्लस 14 20 22 प्लस 22, ऐसे मिलते जाएगा। 22 प्लस 22 प्लस 22 प्लस 22 प्लस 22 प्लस 22, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब आप ध्यान दीजिए, अब इस 22 को जोड़िए, चाहे 22 एक लीजिए, उसमें 20 से 10 से गुणा कर दिए, बात बराबर होगा कि अलग होगा, बराबर होगा। तो देखिए 2S10 के लिए आप क्या लिखते हैं, 22 इंटू 10, कोई दिक्कत। 22 कितने बार है जी, 10 बार है। अरे भाई 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 लिखे हैं, तो 4 बार लिखे हैं, तो 2 और 4 2 2 4 4 2 6 6 2 8 हो रहा है, या 2 उठाइए या 4 बार 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 8 आ रहा है, एक ही बात नहीं हुआ। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो S10 बराबर 22 इंटू 10/2 क्या हुआ, 5 5 2 10 और 5 10 10 1 11 110, यानी कि S10 तक हम निकाल लेते, कितना हो रहा है, 110। आप ऐसे भी ऐड करेंगे तो 110 ही होगा, ऐसे भी ऐड करेंगे तो कितना होगा, 110 ही होगा। ओके, तो हुआ ना एक मैजिक है, हुआ कि नहीं। आप कोई भी नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, तो जई बार रिपीट करवाए कोई एक नंबर लीजिए, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी कॉन्सेप्ट पर हम SN के फॉर्मूला को प्रूव करते हैं। SN इक्वल टू क्या होता है, n/2
जो आप 2 से मल्टीप्लाई किए हैं जो वो n होता है। अब क्या करते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला को हम डेराइव करते हैं, क्योंकि n टर्म का सम निकालने के लिए आप लोगों को यही फार्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। ये फार्मूला कैसे आया, तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम क्या करते हैं, उसको डेराइव करते हैं, प्रूव करते हैं। चलिए मेरे पास ये हमारा सीक्वेंस है, आप लोग इससे भली भांति परिचित है। क्या है, a प्लस डी, a प्लस 2d होता है प्लस, और लास्ट टर्म हमारा क्या होता था, लास्ट टर्म n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर इधर से हम चलेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, और एक कदम और आएंगे इधर तो एक और घटाना पड़ेगा, तो a प्लस n माइनस 1, ओके, n माइनस 2 हो जाएगा d, ओके। और इधर आएंगे तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, और इधर आएंगे तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 4 इंटू डी, और इधर आएंगे तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 5 इंटू डी। इस तरह से उधर से आएंगे तो ये प्रोसेस होते जाएगा, और इधर से जाएंगे तो ये वाला प्रोसेस होते जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए इसके पहले जो एग्जाम्पल से सीखे थे तो क्या सीखे थे कि इस टर्म को ऐसे ऐड करो, चाहे पलट कर ऐड करो, बात हमारा क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। तो उस टर्म को यहाँ पर हम लिख देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके सामने, ओके, प्लस इसके सामने किसको लिखे, इसको सामने इसको लिखना पड़ेगा ना, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। समझ में आ रहा है ना, इसको ऐड कर लेंगे, फिर प्लस इसको इसके सामने लिख देते हैं ना, तो यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। समझ में आ रहा है, प्लस डॉट। अब ये सारा टर्म उधर जाएगा ना, उधर से लिखते आ रहे हैं ना जी, इसको इसके सामने लिख दे, इसको इसके सामने, इसको इसके, तो पलटेगा तो ये जाएगा उधर a प्लस 2d। समझ में आ रहा है ना, प्लस ये उधर जाएगा a प्लस d। समझ में आ रहा है ना जी। अब ये पूरा टर्म उधर जाएगा a। समझ में आ रहा है ना, उल्टा हो गया कि नहीं। इसी चीज़ को उल्टा पलट दिए, क्या कर दीजिए, उल्टा, यानी कि इस फर्स्ट वाले को यहाँ पर लग दिए, सेकेंड वाले को यहाँ पर लगे, थर्ड वाले को यहाँ पर लग दिए, उसके बाद वाले यहाँ पर गया, ये उधर गया, ये उधर, पलट दिया, पूरे ऐसे पलट दिए। अब चलिए अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ो, तो यहाँ पर 2SN हो जाएगा, देख रहे हैं आप लोगों को। अब देखिए एक यहाँ पर a है और यहाँ पर a है, तो a 2a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे रह जाएगा, ओके, प्लस। अब देखिए यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो a और a को a में ऐड कीजिए तो क्या होगा, 2a, और d को d में जाता है, पर 2 को d है माइनस में और 1 है प्लस में, तो माइनस 2 को d में से 1 d घटेगा तो 1 d बचेगा माइनस में, तो क्या होगा, n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर a प्लस 2d है, यहाँ पर a प्लस 3d है, तो a तो जुड़ जाएगा, 2a हो जाएगा, ओके। लेकिन यहाँ पर देखो 2d, यहाँ पर d से मल्टीप्लाई तो 3d हो जाएगा, तो 3d में से 2 d घटेगा तो फिर एक ही d बचेगा, n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है आप लोग को, प्लस डॉट डॉट, ऐसे ही बीच में देखो सेम आ रहा है कि नहीं, नंबर सेम आ रहा है, ए से है, ऐसे ही बीच में भी होगा डॉट डॉट। अब चलिए यहाँ पर a 2a, यहाँ पर क्या है, तो 3 को d है, यहाँ पर कितना है, 2 को d है, तो कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है आप लोग को ना। फिर यहाँ पर देखिए a 2a, और यहाँ पर 1 d है, वहाँ पर 2 को d है, कितना हो जाएगा, n माइनस 1 डी। समझ में आ रहा है आप लोग को। यहाँ पर a 2a, ओके, और यहाँ पर कितना बचेगा, n माइनस 1 इंटू डी, ओके। अब आप लोग ध्यान दीजिए, एक ही चीज़ बार बार आ रहा है, कहाँ तक, n तक, कहाँ तक आ रहा है, n तक। तो आप लोग एक ही चीज़ को लेकर उसमें n से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर 10 आया था तब एक लिए और उसमें 10 से मल्टीप्लाई किए थे, ठीक उसी तरह से 2SN रहेगा, यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कोई एक ले लीजिए, इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, n से, कितना से, n से, ठीक है। अब ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाए तो डिवाइड में, तो इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं SN इक्वल टू n बटा 2, क्योंकि 2 जाएगा तो n का हो जाएगा, और इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला प्रूव्ड हो गया। समझ में आया कि नहीं, ये फार्मूला आ रहा है कि नहीं, बाउंस कर रहा है। अब आप ध्यान दीजिए, यदि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है तो ध्यान दीजिए, SN इक्वल टू फार्मूला हमारा आ चुका है n बटा 2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n बटे 2 और 2a को हम ऐसे हटा देते हैं, अलग अलग लिख देते हैं n माइनस 1 इंटू डी। अब आप लोग बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक l का वैल्यू है, क्योंकि l बराबर क्या होता था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था। l तो इतने जब हम क्या कर देंगे, लास्ट टर्म हमारा है तो लास्ट टर्म हम लिख सकते हैं एस एन इक्वल टू n बटा 2 इंटू ए प्लस एल। तो ये भी हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अगर केवल लास्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, आप पता करना कि इन टर्म तक सम करना था, फ्राक देने आप लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा डेरिवेशन। अब फार्मूला हमारा निकल कर आया एस एन इक्वल टू क्या आया, एस एन इक्वल टू एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, और आप लोगों का आंसर हो गया। अब हमारा यही लास्ट कॉन्सेप्ट था और आप लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके जाइए, आप लोग क्वेश्चन बनाइए। ओके, अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल के साथ बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी दिखाना चाहते हैं कि हाँ इस तरीके से प्रूव होता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर कीजिए।